देवेंद्र चौकसी जी, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, दोनों में जो उछाल या फिर बढ़ोतरी हुई है कैपिटल गेन्स टैक्स में, जो आज से ही लागू होगी ऐसा ऐलान किया गया है, तो ऐसे में आप इन्वेस्टर्स को क्या समझाएंगे? क्या जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट शुरुआती दौर में आज देखने को मिला बजट के प्रस्तुत होने के बाद, वो आने वाले दिनों में भी वो इम्पैक्ट कैरी फॉरवर्ड होने वाला है? तो सिक्का मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक एक तरफ टैक्सेशन के अंदर काफी हद तक सिंप्लीफिकेशन हो चुका है। हम्म। एक साल और 2 साल, दो पीरियड के अंदर टैक्स लॉन्ग टर्म का कंप्लीट हो जा रहा है। जो लिस्टेड सिक्योरिटी है वो 1 साल के दायरे में आती है। जो अनलिस्टेड सिक्योरिटी है वो 2 साल के दायरे में आती है। अनलिस्टेड सिक्योरिटी को भी 12.5% टैक्स लगता है, लिस्टेड को भी 12.5% का टैक्स लगता है। तो एक एक क्लैरिटी बन गई। जो पहले ऐसा समय था कि अनलिस्टेड के अंदर 20% का टैक्स लगता था, जैसे रियल एस्टेट, हम्म। उसके अंदर 20% का टैक्स लगता था। अभी वो घट के 12.5% हो चुका है। एग्रीड, आई थिंक के साथ में इंडेक्सेशन बेनिफिट निकाल दिया गया है। बट फिर भी मैं मानता हूँ कि ये सिंप्लीफिकेशन बहुत जरूरी था। ये सिंप्लीफिकेशन आ गया। हाँ, एक चीज के लिए मैं थोड़ा कन्विंस नहीं हूँ हम्म। कि एक तरफ फाइनेंस मिनिस्टर बताते हैं कि हम नए टैक्स कोड की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ ये साल के अंदर ऑलरेडी 6 महीने निकल चुके हैं इंटरिम बजट के बाद, और अभी दूसरे 6 महीने बाकी है। तो ये 6 महीने के लिए सब टैक्स रेट के चेंजेस करने की जरूरत शायद नहीं थी। इसके अंदर टैक्स पेयर को असुविधा ज्यादा होगी। आपको एक ही साल के अंदर दो अलग से टैक्स के कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। ये बिफोर 23 जुलाई एंड आफ्टर 23 जुलाई, दो हम्म। टैक्स कैलकुलेशन अलग से करने पड़ेंगे। और अगले साल में जो नया टैक्स कोड लाने की बात करते हैं, जिसके अंदर काफी हद तक टैक्स रेट को सिंप्लीफाई करने की बात है, टैक्सेशन स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने की बात है, तो अगले साल के अंदर तीसरा नया स्ट्रक्चर आ जाएगा। आई थिंक इतनी असुविधा टैक्स पेयर को नहीं देनी चाहिए। बस मेरा एक ही रिजर्वेशन है, टैक्स के सामने में नहीं हूँ, बट आई थिंक असुविधा नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ और बताइए चौकसी साहब, क्योंकि हमने देखा हाल ही में चुनाव हुए, चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बना दो चीज़ें, महंगाई का और रोजगार का। और बीजेपी के चुनाव में जो स्थिति हुई, 300 प्लस पार्टी थी, 240 पे आ गई। क्या आपको लगता है कि इस बजट में वो दबाव भी सरकार के ऊपर था कि हमको इस विपक्ष के नैरेटिव को डिफीट करना है, इसीलिए आपने तमाम चीज़ें ऐसी अनाउंसमेंट्स में देखी आज, जिसकी जिक्र भी आनंद राठी साहब कर रहे थे, अप्रेंटिसशिप की बात हो रही है, मतलब युवाओं को रोजगार देने के लिए स्किल डेवलपमेंट की बात भी है, और उनको अप्रिशिएट भी किया जाएगा पैसे के जरिए, मॉनेटरी जरिए। क्या आपको लगता है कि उस प्रेशर में भी फाइनेंस मिनिस्टर थी? वेल, मैं ऐसा समझता हूँ कि खाली नैरेटिव बदला है, बाकी अदरवाइज प्रोग्राम सेम है। एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग, ये तीनों तीन क्षेत्र के अंदर जो गवर्नमेंट ने बजट के अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन का रोड मैप रखा है, वो इंटरिम बजट में भी सेम था और यहाँ पे भी सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। हाँ, एक बात के अंदर जरूर बदलाव है कि आप जो पार्लियामेंट के अंदर भी जो लैंग्वेज यूज करने वाले हो, वो लैंग्वेज आप कैसे यूज करोगे? एम्प्लॉयमेंट, रीस्किलिंग, फार्मर और एमएसएमई, ये लैंग्वेज आप यूज करना शुरू करोगे। दैट मीन्स आई थिंक इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट टू द पॉलिटिशियंस इन द पार्लियामेंट, जी। आई थिंक दे हैव एक्चुअली मेड द, उन्होंने एक ओरिएंटेशन चेंज कर दिया अपने कम्युनिकेशन का, जिसके अंदर ज्यादातर थ्रस्ट उन्होंने एम्प्लॉयमेंट के ऊपर दिया, और देना जरूरी भी है। अगर मैं समझता हूँ कि इंडिया की इकोनॉमी को 10.5, 11 या 12% के बीच में नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट के ऊपर आगे बढ़ना है, तो सबसे बड़ी जो जरूरियात है वो एम्प्लॉयमेंट और रिस्किलिंग की है और स्किलिंग की है। अगर ये नहीं होती है तो आई थिंक डेफिनेटली इकोनॉमी पीछे रह जाएगी। एक तरह से देखें तो एक समय था कि मनरेगा स्कीम दिखलाई गई थी। ऐसे ऐसे कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं चौकसी साहब, जिस पर इन्वेस्टर की नजर रहने वाली है आने वाले दिनों में? तो ज्यादातर पसंदगी रहेगी एक तरफ एलोकेशन ऑफ फंड्स की तरफ, यानी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर की तरफ। क्योंकि जैसे इकोनॉमी को आगे बढ़ना है और ये सब गवर्नमेंट को प्रोग्राम अपने इम्प्लीमेंट करने हैं, तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। उसके ऊपर आपकी एक ज्यादा नजर रहनी चाहिए। दूसरी तरफ आपकी जो नजर रहनी चाहिए उसके अंदर थोड़े बहुत कंजम्पशन ओरिएंटेड सेक्टर के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि जो हिसाब से फंड्स कंज्यूमर के हाथ में रखे जा रहे हैं, वो हिसाब से देखा जाए तो आई थिंक कंजम्पशन विल इंक्रीज, डिस्क्रिशनरी एंड नॉन डिस्क्रिशनरी। तो वहां पे ऑटो, टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स का समावेश कर देना जरूरी बनता है। इवन कमर्शियल व्हीकल का भी समावेश करना जरूरी बनता है। हम्म। एट द सेम टाइम एग्रीकल्चर के अंदर जो थ्रस्ट दिया गया है उसके अंदर जो एग्रोकेमिकल्स का कारोबार है या फर्टिलाइजर का कारोबार है या स्टोरेज का कारोबार है, उस सब कारोबार के लिए शायद मेरे ख्याल से
इससे अच्छा ज्यादा कोई बजट नहीं हो सकता है जिसके अंदर इतने अच्छे एलोकेशन ऑफ फंड किए गए। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको सिलेक्टिवली स्टॉक ढूंढने पड़ेंगे। डायरेक्शन बहुत क्लियर है, डायरेक्शन के साथ में आप चलिए, बट अंदर से इंडिविजुअल स्टॉक्स ढूंढने बनते हैं, तो इसके हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक क्विक कमेंट राठी साहब मैं आपको और चाहूंगा, म्यूचुअल फंड्स में बहुत बड़ी संख्या में लोग बाग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, उनके लिए कोई सलाह आपके पास राठी जी? वो चालू ही रखना चाहिए। देखिए, म्यूचुअल फंड एक अच्छा जरिया है। अब जो कि शॉर्ट टर्म गेन्स और टैक्स बढ़ा दिया 15 से 20%, तो अब जो ट्रेडिंग जो भी आदमी करके अगर करता है तो उसका टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाता है। तो म्यूचुअल फंड आज मोस्ट टैक्स एफिशिएंट भी है एंड इफेक्टिव भी है। अच्छे म्यूचुअल फंड जो है इंडेक्स के ऊपर 2-3-4% अल्फा भी क्रिएट करते हैं। तो मेरा मानना है कि रिटेल इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड का जरिया एक अच्छा तरीका है अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जी, आप जाने से पहले देवेंद्र चौकसी जी, आनंद राठी साहब ने तो मार्क्स नहीं दिए 10 में से, उनसे पूछा गया था चलते चलते आप कितना कितना देंगे, कितने पॉइंट्स देंगे इस बजट को 10 में से? अगर आप ये टैक्सेशन के अंदर इतना जल्दी बदलाव नहीं करते और सुविधा नहीं क्रिएट करते, तो शायद बजट को आप 9 मार्क दे सकते थे। मगर आई थिंक सिंस यू टच्ड अपॉन दिस सब्जेक्ट एब्रप्टली, तो शायद नहीं करना चाहिए। उसके अंदर शायद एक इंटेंट फाइनेंस मिनिस्टर का ऐसा हो सकता है कि दे probably want to increase the long term capital gain tax, I think to 15% in due course of time. जी उसके लिए उन्होंने अभी मिड लेवल पे 12.5% किया है। एंड मे बी आई थिंक व्हेन द न्यू टैक्स कोड कम्स इन, तो उसको इक्वलाइज करने के लिए शायद वो टैक्स रेट बढ़ा दे। अगर इफ दैट इज एन इंटेंट, देन इट इज नॉट probably something which is going well. But anyway, I think we are not coming to market only for 2.5% टैक्स। हम लोग यहाँ पे मार्केट के अंदर ज्यादातर इक्विटी के अंदर ग्रोथ कैसे लाना, उसके ऊपर हम ज्यादा फोकस करते हैं। बिल्कुल।